हो गया लाइव? ठीक। ये ठीक है। कमेंट दिखाओ, कमेंट बच्चों के। रिवीजन करके आए होंगे सब लोग, सारा याद होगा सबको। ऐसा कितने दिन तक चलेगा? डेली याद करना, सिंसियरली क्लास में आना, समझदार बच्चों की तरह बैठना, ये सब कब तक चलेगा? अभी अभी चलेगा? आज आज मतलब एक दो सप्ताह चलेगा या लास्ट तक ऐसे, मतलब सिलेक्शन तक? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कल आपको करंट अफेयर पढ़ा दें? तो कल क्लास कौन कौन सी है दीपक जी? कल क्लास नहीं है? कल इंग्लिश नहीं है? इंग्लिश कितने बजे होता है? 12 से 1। तो कल अपने 12 से 2:30 पूरे सप्ताह का करंट अफेयर है, तो पूरे वीक में समय लगेगा, है कि नहीं? तो अपने कल क्या करेंगे कि पूरे वीक का करंट अफेयर जो है वो आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना? तो ये अपने कल एक सैटरडे को ऐसा रखा करेंगे, और जब मुझे लगेगा कि सैटरडे कम पड़ गया करंट पढ़ाने के लिए, तो फिर एक संडे भी उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है ना? अगले संडे को बुला लेंगे आपको, ठीक है? और टेस्ट तो कल नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट कल इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंटेंट ही नहीं हुआ है बहुत ज्यादा, है ना? तो टॉपिक के बाद टेस्ट हुआ करेगा, टॉपिक के बीच में टेस्ट नहीं होगा। ऐसा वीकली टेस्ट का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये है, ठीक है? चलो अब लास्ट में जहां आपने लिखा था उसी में आप अगली लाइन लिखो, जहां लास्ट में लिखा था, जहां लास्ट में लिखा था उसी में आप अगला लिखो। नेक्स्ट अगला पॉइंट कंटिन्यू करना है। महाविस्फोट के उपरांत, महाविस्फोट के उपरांत, महाविस्फोट के उपरांत, जो बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ, उसके उपरांत सेकंड के कुछ ही हिस्से में, सेकंड के कुछ ही हिस्से में, सेकंड के कुछ ही हिस्से में, कुछ ही हिस्से में एकल बिंदु का पदार्थ, कल बताया था ना एक सिंगुलरिटी था, एकल बिंदु का पदार्थ, एकल बिंदु का पदार्थ अनंत दूरी तक फैल गया, अनंत दूरी तक फैल गया, अनंत दूरी तक फैल गया, अनंत दूरी तक फैल गया। आफ्टर द बिग बैंग, आफ्टर द बिग बैंग, आफ्टर द बिग बैंग, within a second, within a fraction of second, fraction of a second, लाडो बात नहीं करनी है बेटा, within a fraction of second, matter of singularity, matter of singularity spread to an infinite distance, इंग्लिश वाले बच्चे ये लिख दो। जैसे ही महाविस्फोट हुआ, उस महाविस्फोट के बाद में जो पदार्थ था, वो पदार्थ क्या हुआ? वो सारा का सारा बहुत तेजी से फैल गया ना, बिग बैंग के साथ में ना। बैकग्राउंड चेंज करना है क्या? बैकग्राउंड ठीक तो है, क्या दिक्कत है बैकग्राउंड में? हाँ ठीक है ना बैकग्राउंड, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। ब्लैक करना है इसको, ग्रीन करना है? कितने लोग ग्रीन करना चाहते हैं? कितने लोग ब्लैक करना चाहते हैं? ये नौटंकीबाजी नहीं करनी है, मारूंगा कान पे। ग्रीन कर दो, ब्लैक कर दो, सेटअप। बकवास नहीं करनी कोई क्लास में, बैठाओगे? अब सही है।
अब सही है ना? ब्लैक, देखो पीछे से आवाज कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को कोई मतलब नहीं है कैसा कलर है, लेकिन उनका मतलब होता है कुछ भी करके क्लास में माहौल बनाना, है ना? अब ठीक है ना? अब ठीक, अब सही है। ये ऊपर हटाओ ना, ये ऊपर क्या आ रहा है इसके ऊपर डिस्प्ले पर सामने? हैं? लिख लिया सबने? चलो अगला पॉइंट लिखो। इस ऊर्जा के क्रम से ठंडा होने, इस ऊर्जा के क्रम से ठंडा होने, अगला पॉइंट, इस ऊर्जा के क्रम से ठंडा होने, इस ऊर्जा के क्रम से ठंडा होने, ठंडा होने एवं संघनित होने से, एवं संघनित होने से, ठंडा होने एवं संघनित होने से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं क्वार्क कणों का, एवं क्वार्क कणों का, क्वार्क पार्टिकल्स का, क्वार्क कणों का निर्माण हुआ, निर्माण हुआ, निर्माण हुआ, निर्माण हुआ तत्पश्चात, मतलब उसके बाद, तत्पश्चात इनके संयोग से, इनके संयोग से विभिन्न परमाणुओं का निर्माण हुआ, संयोग से विभिन्न परमाणुओं का निर्माण हुआ। मतलब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होते हैं ना भाई। सबसे छोटा क्या है? परमाणु होता है। फिर परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। किसी परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब होते हैं। तो पहली बार उस विस्फोट के बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क कण ये बने, और उनके मिलने से कौन बने? परमाणु। परमाणुओं से अणु, अणुओं से विभिन्न पदार्थों का क्या होगा आगे चल करके? निर्माण होगा। ठीक है, तो संयोग से केजीएस यूज, इस छोरे को ब्लॉक कर दो, इसको गोली कहां से मिला मत, ब्लॉक कर दो ऐसे बच्चों को, जो लड़कियों को वो करते हैं। हाँ बस, कोई फालतू कमेंट नहीं चाहिए क्लास में। के संयोग से, के संयोग से परमाणुओं का निर्माण हुआ, संयोग से परमाणुओं का निर्माण हुआ, परमाणुओं का निर्माण हुआ, का निर्माण हुआ, परमाणुओं का निर्माण हुआ। ये परमाणु आपके बन गए। ठीक है, परमाणुओं का निर्माण हुआ। लिखो इंग्लिश में, ड्यू टू द ग्रेजुअल कूलिंग एंड, ड्यू टू द ग्रेजुअल कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ, condensation of this energy, this energy, neutron, proton, electron and quark particles, quark particles were formed, were formed, and after their combination, their combination, after their combination various atoms were formed, various atoms were formed, various atoms were formed, कई प्रकार के क्या बने हैं? आपके परमाणु बने। ठीक है ना, परमाणुओं का निर्माण हुआ।
तो लिखा सबने, ये हो गया, आगे चलें। ठीक है। कोई ऐसा बच्चा भी है जो आर्ट्स में पढ़ा हो कभी, आर्ट्स का बच्चा हो? नहीं, अरे 11 12 आपका मैथ से होगा ना लगभग, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह ऐसे होगा आपका। तो क्वार्क कण वगैरह ये सब पढ़े होंगे तुमने? नहीं, नहीं पढ़े? तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इनके मिलने से एक कण बनता है ना, जिसके अंदर विद्युत चुंबकीय गुण वगैरह होते हैं, है ना, एक स्थिर कण होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्वार्क कण बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में आप लिखो नेक्स्ट। अब देखो, एटम्स बन गए, है ना, और परमाणुओं का जब निर्माण हो गया तो अब उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स आएगा, भाई कोई ना कोई बल उत्पन्न होगा। इस आपको पता होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में समस्त वस्तुएं एक दूसरे की ओर आपस में क्या करती है? आकर्षित करती है। आकर्षण एक दूसरे के प्रति है। तो जब इन परमाणुओं के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण लगेगा तो इसकी वजह से ये परमाणु आपस में टकराना क्या होंगे? शुरू। देखो प्रोसेस समझो, फिर क्या हुआ है, प्रक्रिया क्या हुई है। सबसे पहले यार ये देख, यार ये देखिए फालतू के बच्चे यार कहां से आते हैं पता नहीं। नहीं नहीं, रहने, ब्लॉक मत करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? मैंने क्या बताया अभी तक? मैंने सामान्य एक बात बताई है कि ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ एक जगह पर था, उसे हमने क्या कहा? सिंगुलरिटी का, एकक बिंदु कहा। उसका जब डेंसिटी क्रिटिकल डेंसिटी हो गया और टेम्परेचर भी क्रिटिकल, अब टेम्परेचर भी उसका नहीं बढ़ सकता है, उसका डेंसिटी भी नहीं बढ़ेगा, उसका प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में उसमें क्या होगा? ब्लास्ट होगा और वो बहुत बड़ा विस्फोट होगा। उसको हमने क्या कहा? बिग बैंग का। बिग बैंग जब हमने कहा तो पहली बार दुनिया में बना, सबसे पहली बार समय बना, पहली बार पदार्थ अस्तित्व में आया, पहली बार जितना सब कुछ है ना वो पहली बार समय, अंतरिक्ष, सब उस विस्फोट के बाद में अस्तित्व में आए। और उसी विस्फोट के साथ में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये आए और इनके मिलने से किन का निर्माण हुआ? क्वार्क कणों का हुआ। और ये अब पार्टिकल्स जब ये सब मिले तो इनके मिलने से पहली बार परमाणुओं का निर्माण हुआ। और जब आपस में परमाणु टकराने लगे तो बहुत सारे परमाणुओं की आपस में टक्कर से और बड़े स्तर पर एनर्जी निकली और वही एनर्जी क्या कहलाई बाद में? तारा। क्या कहलाती है? तारा। इस प्रकार से दुनिया के अंदर पहली बार तारों का निर्माण हुआ। अब ये बताओ, सामान्य बात मैं आपको बता रहा हूं, कोई इसमें विशेष बात तो है ही नहीं। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं इसमें आपको क्या ही समझाऊं, बताओ। अब इसका मतलब है कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो फिर आपका बिल्कुल घिसा पिटा लेवल है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब ऑनलाइन वालों को कह रहा हूं, है ना, ठीक है ना। तो आपका लेवल बिल्कुल घिसा पिटा है, बिल्कुल भी आप उस लायक है ही नहीं उस नौकरी के। क्योंकि आप एक तरफ इस चीज की उम्मीद करते हैं कि आप यूपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, और दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा हूं कि अब आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं पता, क्वार्क कण के बारे में भी नहीं पता। तो इसका मतलब है कि आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हो। अब बताओ मैं एडवांस लेवल पर आपको क्या पढ़ाऊंगा जब इन्हीं छोटे, इसका मतलब अगले 2 साल 3 साल आप ये छोटी छोटी चीजों को समझते रहेंगे, पता चलेगा कि उम्र खत्म हो गई, है ना। फिर सीडीएस की तैयारी करेंगे, फिर आकर के एक बार फीस देंगे, 3 साल तैयारी हो जाएंगे, फिर 2 साल तैयारी करेंगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है पास हो जाओगे, है कि नहीं। तो भाई थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें हैं तो उनको थोड़ा सा प्लीज आप देखें, है ना। अब देखो मैंने क्वार्क कण बता दिया, फिर भी नितेश गुजर पूछ रहा है क्वार्क कण क्या होता है ना। कमेंट ही बंद कर दो, है ना, इनके कमेंट ही बंद कर छोड़ो, ये ऐसे ही है। तो अब क्या होगा? परमाणुओं की टक्कर से और बड़े स्तर पर क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। तारों का निर्माण शुरू होगा। तो अब अगला पॉइंट आप लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखें परमाणुओं में उपस्थित द्रव्यमान के कारण, भाई कोई ना कोई द्रव्यमान होगा ना, उनका मास होगा कोई ना कोई परमाणुओं का। तो लिखो परमाणुओं में उपस्थित परमाणुओं में उपस्थित
द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण उत्पन्न, के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय शक्ति, गुरुत्वीय शक्ति से आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण शक्ति व्याप्त हुई, शक्ति व्याप्त हुई, आकर्षण प्रतिकर्षण शक्ति व्याप्त हुई, आकर्षण प्रतिकर्षण शक्ति प्राप्त हुई। द ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स generated due to the mass, due to the mass presented in the atoms, in the atoms, atoms, atoms। फिर लो अगला पॉइंट, परमाणुवीय नाभिकों में टक्कर से, परमाणुवीय नाभिकों में टक्कर से परमाणुवीय नाभिकों में टक्कर से, परमाणुवीय नाभिकों में टक्कर से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा के प्रभाव से, प्रभाव से नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया आरंभ हुई, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया आरंभ हुई, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया आरंभ हुई। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट्स आफ्टर द collision between atomic nucleus, या न्यूक्ली कर दो, NuClEI। अब एक डायग्राम बनाते हैं इसका ना, जो पूरा हमने समझा है ना, कल समझा कुछ आज समझा, इनका एक डायग्राम बना करके समझते हैं सारी प्रोसेस को, ठीक है ना। तो ये नाभिकीय संलयन शुरू हो गया, नाभिकीय संलयन शुरू होने का मतलब किसका निर्माण शुरू हो गया, तारे का। सूरज के कोर में, सन का जो कोर है उसके अंदर कौन सी क्रिया चलती है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका मतलब होता है कि 4 हाइड्रोजन मिल करके और एक क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। और जब वो 4 हाइड्रोजन आपस में मिल रहे होते हैं तो उसकी टक्कर से या उसके मिलने से बड़े स्तर पर एनर्जी रिलीज होती है, और वही तारे में ऊर्जा का एक कारण है, ठीक है ना। और पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है तो वो कहां से प्राप्त होती है, तारों से ही होती है, स्टार से ही होती है, ठीक है ना, स्टार से ही होता है। यार ये बच्चे क्या समस्या, क्या एक बार इनसे पूछो ना, एक बार दिक्कत क्या है इनको। एक बार तुम दो वेट करो, एक बार इन बच्चों से बात कर लेता हूँ एक बार, है ना। समस्या बताओ, जिन जिन बच्चों को दिक्कत हो बताओ, एक बार बोलो एक बार। एक मिनट रुको, एक बार इन बच्चों की समस्या देख लेने दो एक बार।
भाई समस्या बताओ मुझे, क्या दिक्कत क्या आ रही है बच्चों को? एक बच्चा कह रहा है आप लिखा कितना रहे हैं। एक को दिक्कत है कि आप ऑफलाइन वालों पर ध्यान देते हैं। बताओ। एक कह रहा है अच्छे से समझाइए। पीडीएफ सबसे बड़ी समस्या है। एक करे इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। चलो कोई बात नहीं, मतलब ये एक कुल मिला कोई समस्या नहीं है। पीडीएफ क्यों नहीं जा रही इनके पास में? अपलोड है, ढूंढनी नहीं आ रही इनको। चलो अपनी दिक्कत नहीं है ना कुछ भी। अब एक बार जितनी बातें मैंने आपसे बताई हैं उनको एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो एक डायग्राम में सारी बातों को समझते हैं। अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले 13.7 अरब साल पहले, कितने साल पहले? 13.7 अरब साल पहले सारा ब्रह्मांड एक जगह पर था और उसको हमने क्या नाम दिया? सिंगुलरिटी। अपने नहीं दिया, किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटन ने। किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटन। उन्होंने कहा कि सारा पदार्थ एक जगह पर है और ये सारा पदार्थ जो एक जगह पर है ना, इसका इन्होंने नाम दे दिया और इसका नाम सिंगुलरिटी नाम दे दिया, ठीक है ना? ये सिंगुलरिटी नाम दे दिया इसको, ठीक है ना? कि सारा पदार्थ एक जगह पर है और ये पूरा पदार्थ एक जगह पर था, इसको नाम दे दिया सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी। और ये सिंगुलरिटी में, इस सिंगुलरिटी के अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा बिग बैंग। क्या होगा इसके अंदर? बिग बैंग कह दो या फिर महाविस्फोट कह दो, है ना? और ये बिग बैंग कितने बरस पहले हुआ? बिफोर 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। और जैसे ही इसके अंदर विस्फोट हुआ वैसे ही इसके पदार्थों क्या हो गया? विस्तार हो गया। और लगातार उसके बाद में ये जो हमारा जो ये ब्रह्मांड है इसमें लगातार क्या हो रहा है? फैलाव। और लगातार ब्रह्मांड फैल रहा है, इसलिए इसको यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग थ्योरी भी कही जाती है। ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, दो आकाशीय पिंडों के बीच दूरी में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है दूरी। ऐसा बताया किसने? हबल ने। किसने बताया? टेलीस्कोप के माध्यम से स्टडी की और स्टडी के बाद बताया कि लगातार ब्रह्मांड क्या कर रहा है? फैल रहा है, यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। सबके बात क्लियर है? अब जब ये बिग बैंग इस सिंगुलरिटी में हुआ तो इस बिग बैंग के बाद में पहली बार न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब बने और इनके मिलने से क्वार्क कणों का क्या हुआ? निर्माण। और जैसे क्वार्क कण बने तो उनसे फिर क्या बन गए? परमाणु बन गए। तो सबसे पहली बात ये कण बने और ये कण बने आपके, और ये जो कण बने ना इनमें आपके सब कौन से कण हैं? तो ये सब है आपके न्यूट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है ना, क्वार्क कण है, क्वार्क पार्टिकल्स है, क्वार्क पार्टिकल्स। अब देखो ये बन गए सबसे पहले। फिर इनके बाद में इनके मिलने से किनका निर्माण हुआ? इनके मिलने से किसका निर्माण हुआ? तो इससे बना एटम्स। एटम्स बनेंगे ना, एटम्स, एटम्स बनेंगे इनके। और ये सब मिलकर एटम बनाए। तो अब निर्माण हुआ कि इसका एटम्स का निर्माण हुआ, एटम्स का फॉर्मेशन हो गया। ये एटम्स बन गए, परमाणु बन गए, एटम बने, परमाणु, ये एटम फॉर्मेशन हो गया। फिर इसके बाद में ये जो एटम्स थे, इन एटम्स के अंदर कौन सी शक्ति आ गई? कौन सी पावर आ गई? ग्रेविटेशनल। क्योंकि अब इसका कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई द्रव्यमान है, कोई ना कोई द्रव्यमान है ना? तो कोई ना कोई मास इनका जब होगा, तो जब किसी वस्तु में कोई मास होता है तो वो फिर क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो अब इनका कोई ना कोई एक मास है। और ये जो एटम्स आपके बने हैं, ये जो एटम्स बने हैं, इन एटम्स के अंदर क्या थी? इनके अंदर एक ग्रेविटेशनल पावर आ गई, ग्रेविटेशनल, है ना, ग्रेविटेशन। और ये ना एक दूसरे को क्या करने लगे? आपस में आकर्षित करने लगे। देखो जैसे चुंबक होता है, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के ऑपोजिट,
नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होंगे। कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो आपस में टकराएंगे, कुछ होंगे एक दूसरे को क्या मारेंगे, धक्का मारेंगे। और जब इनमें आपस में टक्कर हुई इनके अंदर, तो इनके अंदर आपस में जब टक्कर होगी तो ये जब आपस में ये परमाणु टकराएंगे तो इनकी वजह से और क्या होगा, इनकी वजह से इनके बीच में होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होगा इनके बीच में, न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन जब होगा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जब होगा तो ये नाभिकीय संलयन जब होगा, तो नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप इनमें उत्पन्न होगी ऊर्जा। नाभिकीय संलयन जो होगा, इस नाभिकीय संलयन से बड़ी मात्रा में और क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। संलयन होगा और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगी, ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। ऊर्जा की उत्पत्ति, और ऊर्जा की उत्पत्ति होगी और इनसे ही निर्माण होगा, नाभिकीय संलयन से तारों का निर्माण शुरू, तारों का निर्माण शुरू हो जाएगा, तारों का निर्माण आरंभ हो जाएगा और स्टार्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के हमारा जो मैंने पूरी थ्योरी आपको लिखवाई है, उस थ्योरी का ये डायग्राम है। एक सिंगुलरिटी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल डेंसिटी, इसकी वजह से इसमें क्या होगा, एक बिग बैंग कितने साल पहले, 13.7 अरब यहां होगा। इससे बनेंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह बनेंगे और क्वार्क पार्टिकल बनेंगे और इनसे फिर एटम्स, और एटम्स के बीच टक्कर से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू। और न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू का मतलब किसका निर्माण शुरू हो गया, तारों का निर्माण। और तारों का निर्माण शुरू हो रहा है तो न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान बड़े लेवल पर क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके से आपका तारों का निर्माण क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं, ये बताओ, सबको क्लियर है? तो अब आप एक बार इसको ऐसे ही बना लो। बना लिया सबने? हाँ भाई, नोट सभी को करना है ना।
आगे चलें। चलो, सबका बन गया होगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्चुअल में समझ में आ रहा है सबको, पक्का आ रहा है। देखो ये एक दो टॉपिक ना, जैसे ये हो गया, एक थोड़ा तारे का निर्माण हो गया, ये एक दो टॉपिक थोड़े ऐसे हैं कि इन टॉपिक में थोड़ा सा आपको करना। अब मैं देखो, अब मैं क्या करता ना आपको, कि मैं 5 मिनट 10 मिनट में खत्म कर सकता था इसको, 5 मिनट में मैं आपको सिर्फ ये डायग्राम बनवा देता। बात को समझो एक बार, जब मुझे इस टॉपिक से पीछा छुड़वाना होता ना, इग्नोर करता मैं अगर चीजों को, तो मैं क्या करता, जो मैंने थ्योरी लिखवाई है सीक्वेंस वाइज, अब अगर उस थ्योरी को आप पढ़ोगे ना, तो आपको एज इट माइंड मैप बन जाएगा कि हाँ ऐसा 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 ऐसा। तो नहीं, मैं क्या करता ना, कि मैं सीधा ही डायग्राम आपको समझाता। देखो अभी भी तो समझ में आ रहा है ना, सीधा ये सिंगुलैरिटी था, बिग बैंग हुआ, इलेक्ट्रॉन बने, ये बने, ये नाभिक के सलियन, ये खत्म बस। जो इतना सारा मैंने लिखवाया है, आपको एक पेज भरवाया है, उसको लिखवाने की जरूरत ही नहीं थी। बात समझे कि नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन अब मैंने थ्योरी आपको इसलिए लिखवाई है ताकि जब आप चीजों का रिवीजन करें तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चीजें समझ में आ जाए। समझे कि नहीं समझे? और अगर आपको मान लो 2 बार 3 बार 4 बार आपने रिवाइज किया और बहुत अच्छे से आपकी थ्योरी क्लियर हो गई, तो फिर जब आपको रिवीजन करना हो तो सीधा डायग्राम पे जाओ और डायग्राम से अगले 15-20 सेकंड में रिवीजन चीजों का आराम से कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको चीजों को प्रॉपर तरीके से लिखवा रहा हूं, है ना। तो मुझे जब पीछा छुड़वाना हो चीजों का तो बहुत आराम से किया जा सकता था, केवल इतना डायग्राम बनाना था, बस हो गया काम, कोई बड़ी चीज थोड़ी थी। देखो हमने एक लिखवाया है कि आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है। देखो एक बार लाइन में जिसका भी क्वेश्चन है, देखो उसमें एक लाइन लिखवाया है आकर्षण और प्रतिकर्षण, जिस बच्चे का क्वेश्चन है। और देखो एक बार आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों शब्द लिखवाए है ना। चलो दूसरी बात, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, वो बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, है ना। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो चीजें आपके सामने आ जाएगी। एक पीडीएफ, तो पीडीएफ ना वीडियो के नीचे, आप लोगों को भी अगर पीडीएफ चाहिए ना, तो जो वीडियो आपको मिलेगा उस वीडियो के नीचे साइड में नोट्स लिखा आता है, तो वो नोट्स में पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, एडमिशन्स के बाद मिलेगा तो मिल जाएगा। हो गया होगा तो 1 वीक लगता है उसमें, क्योंकि यहां से नहीं मिलता है एक्सेस, नोएडा से मिलता है। तो आपके फॉर्म जो आप भर के दोगे तो फिर वो भेजेंगे, फिर एक्सेस मिलेगा। तो पीडीएफ वगैरह सब वहां मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो अब आगे लिखें क्या, आगे लिखते हैं ना। और अब डेफिनेशन होगी किसकी, अब डेफिनेशन आएगी स्टार क्या होता है, गैलेक्सी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। तो अब आप एक लाइन लिखो सारे लोग, अब एक लाइन लिखो, और लाइन लिखो नाभिकीय संलयन से युक्त क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र के अंदर जिस भाग में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। देखो नाभिकीय संलयन से युक्त, नाभिकीय संलयन से युक्त, नाभिकीय संलयन से युक्त क्षेत्र ही क्षेत्र ही ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा तथा प्रकाश से युक्त, प्रकाश से युक्त तारे कहलाए, प्रकाश से युक्त तारे कहलाए, तारे कहलाए। तथा तारों का समूह आकाश गंगा, तथा तारों का समूह, तथा तारों का समूह आकाश गंगा कहलाई, आकाश गंगा कहलाई, तारों का समूह आकाश गंगा कहलाई। द एरिया कंटेनिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, द एरिया कंटेनिंग न्यूक्लियर फ्यूजन are called, are called stars,
द एरिया कंटेनिंग न्यूक्लियर फ्यूजन आर कॉल्ड हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी मतलब जहां पर नाभिकीय संलयन हो रहा था ना, उस क्षेत्र को क्या कहा, वहां पर वो पूरे पूरे क्षेत्र क्या कहलाए, उष्मा ऊर्जा। और प्रकाश युक्त क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तारा। एंड लाइट कंटेनिंग bodies called star and cluster of stars, मतलब तारों का जो समूह होगा वो है ना, क्लस्टर कह दो या फिर इसको ग्रुप ऑफ स्टार्स, और ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड गैलेक्सीज। तो जब तारों का समूह होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, गैलेक्सी कह देंगे, आकाश गंगा कह देंगे, ठीक है ना। और एक अनुमान है, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं। किसी ने काउंट की है क्या, ना, अनुमान है ना। और एक आकाश गंगा के अंदर 100 अरब तारे होते हैं। कितने अरब तारे होते हैं, अब आप समझो एक बार, एक व्यक्ति के पास एक कोई गांव है और उस गांव के अंदर मान लो कि 100 अरब व्यक्ति रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के पास में कितने कितने रुपए हैं, 100 अरब रुपए हैं। मतलब आप कहो कि उस गांव में टोटल पैसे कितने होंगे, 10,000 अरब। कितने होंगे, 10,000। बात को समझो, एक व्यक्ति के पास में 10,000 अरब रुपए हैं, 10,000 अरब, क्योंकि 100 अरब आकाश गंगाएं, और 100 अरब आकाश गंगाओं में प्रत्येक आकाश गंगा में कितने तारे, 100 अरब तारे। अब देख लो 10,000 अरब हो गया। अगर आपके पास 10,000 अरब रुपए हो, कितने रुपए हो, मात्र 10,000 अरब। अब अरब का स्क्वायर, तो अब आप एक बार सोच के देखो कि आपके पास 10,000 अरब हो। अब बताओ 1 रुपया कितना होगा, 1 रुपया, 1 रुपए की वैल्यू बताओ, 1 रुपए की वैल्यू कितने होते हैं, 1 रुपया कितना होगा, 10,000 अरब रुपए आपके पास में है तो कुछ नहीं, नथिंग। मतलब वह 1 रुपया उतना है जितना अदृश्य प्रकाश, धूल का कण इस कमरे के अंदर। भाई इस कमरे के अंदर कुछ धूल के कण होंगे, उसमें एक धूल का कण कितना होगा जो दिख भी नहीं रहा है सही ढंग से अपने को, है कि नहीं है, उतना ही तो 1 रुपया है। अरे है कि नहीं है, तो उस 1 रुपए का मतलब है एक सूर्य। 1 रुपए की तुलना किससे कर रहे हैं अपने, भाई 10,000 अरब सूर्य हैं। कितने सूर्य हैं, उनमें से एक सूर्य कौन है, अपना बड़ा है कि नहीं है। उस सूर्य के अंदर भी आप समझो एक बार, 8 ग्रह हैं। 8 वो ग्रह हैं जिनको की अभी खोज की गई है, और पता नहीं कितने होंगे। भाई 8 तो वो हैं जिनको खोजा गया है, बाकी तो पता ही नहीं और कितने हैं। और उन 8 ग्रहों में एक ग्रह कौन है, पृथ्वी। अब आप समझो पृथ्वी कितनी बड़ी है, और उस पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, एक महाद्वीप एशिया है। एशिया के अंदर 28 राज्य हैं, सॉरी एक देश है भारत। भारत देश के अंदर 28 राज्य हैं, एक राज्य पटना है। अरे बिहार है, बिहार का एक पटना है। पटना में कितने सारे लोग हैं,
उनमें से आप और हम हैं। अब आप समझो ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कितना है क्या कुछ अस्तित्व? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी। फिर एक आदमी के पास 10-20 लाख रुपए अकाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा ना। लेकिन ब्रह्मांड के समक्ष ये जो सब जितनी भी मोह माया दिख रही है वो कुछ भी नहीं है कि नहीं है? देख लो, अब आप सोच के देखो एक बार। चलो अब लिखते हैं, हेडिंग लिखो अब आप, स्टार लिखो, स्टार, तारे। क्या हो गया? पीछे करना है क्या? चलो पीछे देखो, हाँ जी। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। 13 नहीं, 100 अरब। एक आकाशगंगा में तारों की संख्या होती है 100 अरब। समझी बात? ऐसी ऐसी कितनी आकाशगंगाएं हैं? जैसे जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, और वैसी वैसी कितनी आकाशगंगाएं हैं टोटल? 100 अरब। ये बात है। अब लिखो आप तारे, स्टार्स। क्या लिखा? तारे लिखा, तारे, स्टार्स। हाँ, हेडिंग लगाना है स्टार्स। पहले मैं एक बार तारे की डेफिनेशन लिखवाता हूं, डेफिनेशन के बाद में फिर आपको लिखवा देंगे तारा क्या होता है, उसकी प्रक्रिया समझा देंगे, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपसे यूपीएससी पूछेगा। मतलब पूछने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। या तो तारे का प्रकार पूछ सकता है कि भाई ये तारा कैसे है, ये कैसे, ये कैसे है। या पूछ सकता है न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, या पूछ सकता है पल्सर क्या होता है। तो तारे से जरूर आ सकता है ना, तो ये ध्यान रखना, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए मैंने नहीं कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण, ध्यान रखना है ना। तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। और जब कल मैं क्लास में आऊंगा तो मैं 4-5 क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है ना। आप रिवीजन करके आना और फिर अपने उन क्वेश्चंस को यहां पर समझेंगे, फिर आगे क्लास को करेंगे, ठीक है। लाओ, यूनिवर्स कितने हैं? यूनिवर्स का मतलब है कि मतलब एक ही है बस। यूनिवर्स को तो मैंने समझा तो दिया, यूनिवर्स जिसकी कोई सीमाएं नहीं, अनंत विस्तार है, अनुमान है बस, कोई ना शुरुआत है ना कोई अंत है यूनिवर्स की। यूनिवर्स एक अकेला है खुद, ठीक है ना। नाम यूनिवर्स है? मल्टीवर्स? मैं ये भी तेरे से ही सुन रहा हूं भाई, मुझे पता भी नहीं है ना। अब तो जबरदस्ती कोई शब्द बना के ला रहा है तो दूसरी बात है ना। वो अच्छा, वो फिल्म देखी है क्या? बावड़ा है ये तो। ये देखना, ये इसको देख, मल्टीवर्स नहीं पता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक तो, है ना। चलो एक बार डेफिनेशन लिखो, तारे क्या होते हैं, फिर तारों को समझते हैं, ठीक है। तो लिखो, लिखो तारों में ऐसे खगोलीय पिंड हैं, तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं, तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं, तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो निरंतर, मतलब लगातार, जो निरंतर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश एवं ऊर्जा ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, करते हैं। ये हाइड्रोजन हीलियम गैस, ये हाइड्रोजन हीलियम गैस, हीलियम गैस
वे धूल कणों के, वे धूल कणों के विशालकाय बादलों से बने हैं। विशालकाय बादलों से बने हैं। स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज, stars are celestial bodies that continuously emit light and heat, light and heat, light and heat, light and heat. These are made of, these are made of giant clouds, made of hydrogen helium, hydrogen helium and dust particles, dust particles, dust particles. डस्ट पार्टिकल्स, मैंने बिल्कुल सामान्य बात बताई है, मैंने बिल्कुल सीधी सीधी बात क्या बताई है। ये क्या होते हैं, देखो इनके बारे में हमने पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है तारे क्या हैं, बोलो भाई बोलो, खगोलीय पिंड हैं जो निरंतर, देखो ध्यान रखना, ये क्या लिखा है, निरंतर, ये बात दिमाग में रखनी है, निरंतर क्या करते हैं, प्रकाश एवं ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। ये सामान्यतः किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, और इनमें क्या होते हैं, धूल के कण होते। तो सेलेस्टियल बॉडीज हैं। बेटा बहुत बकवास कर रहा है, मैं देख रहा हूं, मुझे दे दो फिर, क्या ऐसी बात होगी, बता क्यों हंस रहा है, बता ये बता। हाँ देखो करण कुमार कह रहा है, करण कुमार कह रहे हैं सर यहाँ लोग सेटिंग बाजी कर रहे हैं, ब्लॉकिंग, यार बंद इसको ब्लॉक कर दो, कौन कौन कर रहा है ये सब ना। सुनो सुनो सुनो, एक बच्चे का प्रश्न है, क्वेश्चन सुन लो एक बार। हाउ मैनी ब्लैक होल्स देयर इन यूनिवर्स। एक बार ना इस तरीके के अगर प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं तो लिख लो उनको, ठीक है ना, तो उनको लिख लो। देखो आपकी जिज्ञासाएं बहुत होंगी ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि ब्रह्मांड चीज ही ऐसा है ना, यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपकी होंगी। तो जब हम तारों का निर्माण पढ़ेंगे, पहले तारे कैसे बनते हैं और फिर तारों का विनाश कैसे होता है, तारे कैसे समाप्त होते हैं, और तारे जब समाप्त होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, तो वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, ब्लैक होल के अंदर। और ब्लैक होल की अभी कोई ज्ञात संख्या नहीं, जितने भी तारे हैं वो तारे भविष्य में चलकर किस में कन्वर्ट होने हैं, ब्लैक होल के अंदर। तो अभी आगे आएगा ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, इस तारे को जब पढ़ेंगे पूरा तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ब्लैक होल्स की कोई निश्चित संख्या नहीं है ना, तो अभी ऐसा अपने कोई कह नहीं सकता है वैज्ञानिक कि 10 20 50 100 अरब 2 अरब 5 अरब कितने ब्लैक होल है, अभी इस बारे में कुछ जानता ही नहीं है कोई भी, ठीक है ना। हाँ पता चलता रहता है बीच बीच में कि अभी उसके द्वारा एक नए ब्लैक होल की खोज की गई है ना, एक ऐसा ब्लैक होल देखा गया है ना। तो आगे ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को समझ लो पहले, ब्लैक होल होते क्या है, फिर आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि ब्लैक होल होता क्या है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो सबसे पहले हम तारे को पढ़ेंगे कि तारे बनते कैसे, है ना, कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसमें तारों का निर्माण होता है और तारों का विनाश होता है, ठीक है।
तो तारों के बारे में हमने पहले एक सामान्य बात पढ़ी कि तारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो निरंतर क्या करते हैं, लगातार लाइट का और हीट का क्या करते हैं, एमिशन करते हैं। और किनसे बने होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और किससे बने होते हैं, धूल कण। एक मोटी मोटी बात समझो आप, ठीक है ना। और एक मोटी मोटी सी बात ये समझो इसको लेकर के, तारे को लेकर के, कि शुरुआत में किसी क्षेत्र में, ब्रह्मांड में कोई भी एरिया है, कोई भी क्षेत्र है, वहां पर बड़ी मात्रा में जो है हाइड्रोजन के परमाणु अवेलेबल थे। और हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच में एक दूसरे के बीच में क्या लगा, अट्रैक्शन लगा, और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स आपस में आकर टकराए। और हाइड्रोजन परमाणु जब आपस में टकराए तो आपसी टक्कर की वजह से धीरे 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 क्या हुई उनके अंदर, देखो पहली बात तो क्या हो गई, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन हो गई, अट्रैक्शन से क्या होंगे, वो नजदीक आएंगे, नजदीक आकर के क्या होगी, उन्हें टक्कर होगी। और जब वो आपस में टकराएंगे तो 4 हाइड्रोजन मिलकर के और वो क्या करेंगे, एक हीलियम परमाणु का निर्माण करेंगे। और 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का मिलकर के एक हीलियम बनाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया के दौरान और लगातार हाइड्रोजन मिल मिल के क्या बनते रहते हैं, हीलियम। और एक ऐसा समय आता है जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है तो न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते समय बड़ी मात्रा में हीट निकलती है और लाइट उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तभी तो हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। आपको कोई भी ग्रह चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, हमें चमकते हुए दिखेंगे तारे, क्योंकि उनके अंदर बेसिकली बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। और न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते रहने से बड़ी मात्रा में क्या उत्पन्न हो रही है, एनर्जी और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ना, एनर्जी निकल रही है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि एक समय आएगा भाई, 2 अरब साल, 5 अरब साल, 10 अरब साल, वो डिपेंड करता है तारा कितना बड़ा है। एक ऐसा समय आएगा जब तारे के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन है वो पूरी हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीलियम में। और जब हाइड्रोजन सारी खत्म होकर हीलियम में कन्वर्ट होगी तो तारा जो है वो एक बड़ा ब्लास्ट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ब्लैक होल के अंदर। आई बात समझ में। ये हो गया बेवकूफ बनाना, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। और ऐसे बनाते हैं और क्वेश्चंस नहीं बनते हैं लेकिन उससे। अब आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा ये कि हाँ सर तारा बन गया, भाई तारा समाप्त हो गया, ब्लैक होल बन गया, आगे चलो। बात समझ गए, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब हम तारे की सारी प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे कि किस चरण में क्या होता है। और जब पूरा पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि हाँ ये सिस्टम है। और फिर जब क्वेश्चन आएंगे ना तो तुम क्वेश्चन को देखते ही बनाओगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अब मैं आपको सीधा मैंने बताया हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। सारा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, हीलियम में। अब तारा विस्फोट करेगा, ब्लैक होल बन गया। आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा और आपको लगा होगा कि सर बिल्कुल समझ में आ गया। और अब मैं स्किप करके आगे जा सकता हूं अगली बात के ऊपर। अब मैं यहां पर आपको ये बना देता हूं कि पहले हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सारी हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो, हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर इसके अंदर एक सुपरनोवा विस्फोट होगा और ये क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। ऐसे ही बना लो, कंप्लीट हो गए। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा काम ना, इसको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे। तो अपने एक एक स्टेप से समझेंगे कि सारी स्टेप्स में क्या क्या हुआ। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि हमें ऐसे पढ़ाया जाए। बात समझे कि नहीं समझे। क्योंकि चीजों को गहराई से पढ़ने पर दिमाग पर जोर पड़ता है, एंटरटेनमेंट नहीं होता है, मजा नहीं आता है। समझे कि नहीं समझे। तो उसमें होता क्या है ना कि टीचर का सिलेबस जल्दी हो जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, पेपर में प्रश्न नहीं दिखते हैं, बच्चे थोड़े दिन बाद उस बात को भूल जाते हैं और फिर मास्टर अपने खुश और बच्चे अपने खुश। फिर वो बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनकी उम्र 35 साल होती है। और फिर जब वो 35 साल 40 साल की उम्र में कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमारे टीचर्स ने हमारे साथ जस्टिफाई नहीं किया। उसका परिणाम है कि आज हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। समझे कि नहीं समझे। मेरे पढ़ाने की शुरुआत ऐसे हो रही है, इस तरीके से, ऐसे पढ़ाने की शुरुआत हो रही है, इस तरीके से मैं शुरू कर रहा हूं, है ना।
और जो ऑनलाइन वाले बच्चे चाहते हैं, वो चाहते हैं ऐसे पढ़ा मास्टर, ऐसे पढ़ा, ऐसे हम ऐसे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि यहां पर आप खड़े हो, ठीक है ना, आपको ना यहाँ पर खड़े हो आप, लड़की भी खड़ी होगी कोई ना कोई, ये लो ये भी खड़ी है, सब है इसमें, है ना। दो वे हैं, एक ये तरीका है, अब मैं आपको ऐसे खींच के ले जाऊं, मैं तो यहां पर खड़ा हूं, मैंने रस्सी बांध ली है आपके साथ में, अब मैं आपको खींचूंगा ना तो आपको बड़ा जोर पड़ेगा यहां जाने में, और जब आप अपने सक्सेस हो जाएंगे ना, तो उसके बाद की लाइफ है ना बड़ी आसान होगी। समझे कि नहीं समझे? ये देखो, ये ऑनलाइन वाले क्या चाहते हैं, वो मास्टर हम यहाँ खड़े धक्का मार दे बस, तो कैसे भी करके, है ना भाई। ये बच्चे चाहते हैं ना, ये चाहते हैं, ये एक कान में कुछ पहन रखा है ना, और ये चाहते हैं कि बस मास्टर तू पीछे से आ, धक्का मार, धक्का ऐसे ऐसे धक्का मार, लुढ़क जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे यहाँ पर, और फिर ये 40 साल बाद ना फिर चढ़ेंगे, ये फिर ऐसे जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे थ्योरी को? ऐसे हैं ये ऑनलाइन वाले, है ना, ये सोच रहे होंगे कि ये मास्टर हमें क्यों घर आ रहा है इतना सारा ना, लेकिन सच्ची बात तो यही है ना, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है। हाँ, अब कुछ एक बच्चे हैं यार, मैं मतलब इतना अपसेट होता नहीं हूँ बच्चों से, है ना, कुछ एक बच्चे हैं इस तरीके ना। नहीं सारे बच्चे नहीं है ऐसे। एक कह रहा है मुझे 40 साल बाद नहीं पढ़ना है ना। चलिए कोई बात नहीं है, क्या करें ऐसे बच्चों का ना, ठीक है। आगे लिखो, एक दो तीन चीजें और लिखते हैं, फिर तारों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक लाइन और लिख दो। अच्छा, तारों में ऊर्जा आ रही किससे आ रही? नाभिकीय संलयन से। ठीक, लिखो, तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न होने से, इसी में आगे अगला पॉइंट लिख दो, तारों में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया तारों में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया संपन्न होने से, संपन्न होने की वजह से, होने से बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में ऊर्जा, ताप और प्रकाश, ऊर्जा ताप और प्रकाश, ऊर्जा ताप और प्रकाश, ऊर्जा, ऊर्जा ताप और प्रकाश के रूप में, जो ऊर्जा है वो किस रूप में निकलती है? ताप के रूप में और प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है। अच्छा, अगर प्रश्न आपसे पूछे कि तारे में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है ताप के रूप में, ताप के रूप में ऑप्शन ए, ताप के रूप में ऑप्शन बी, लाइट के रूप में सी, ताप व प्रकाश दोनों के रूप में डी, नन ऑफ दीज, कौन सा आएगा? सी। आई बात समझ में? ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी किस रूप में आएगी? ताप के रूप में और प्रकाश के रूप में। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, और इंग्लिश वाले बच्चे लिख दो इसमें, ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, अरे सॉरी, ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ, कंप्लीशन ऑफ, completion of nuclear fusion, of nuclear fusion in stars,
इन स्टार्स कोमा करके लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, large amount of energy is emitted in the form of heat and light, heat and light, heat and light। देखो हमारे ना दोनों ही बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदी के बच्चे भी हैं, इंग्लिश के भी हैं। तो जब मैं हिंदी लिखवाता हूं तो इंग्लिश वाले बच्चे उस दौरान रिवीजन किया करो, लाइंस को पढ़ा करो, और जब मैं इंग्लिश लिखवा रहा हूं तो हिंदी वाले बच्चे रिवीजन किया करो। आप ईमानदारी से मेहनत करिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं एक बात, आप अपने स्तर पर एक बार ईमानदारी से मेहनत कीजिए, मैं आपकी तैयारी के दौरान अपनी पूरी जान लगा दूंगा। आप मेहनत कीजिए ईमानदारी के साथ में। मैं जितना एनर्जी लगा सकता हूं, जितना एफर्ट लगा सकता हूं, उतनी पूरी जान लगा दूंगा। आप एनडी दे रहे हैं, आप सीडीएस दे रहे हैं, आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट देंगे, सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट देंगे, कुछ भी देंगे आप एग्जाम, आप ज्योग्राफी में कम से कम कभी भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। आप हमेशा इस विषय में बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं उसको मेरा कम से कम लेवल होगा कि बच्चा ग्रेजुएट हो, चीजों को पहले थोड़ा बहुत जानता हो। ये समस्या हो सकती है कि आप बिल्कुल पहली बार शायद ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, लाइफ में कभी आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा हो। लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा तो ज्योग्राफी पढ़ा होगा 9वीं 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, और उसमें भी नहीं पढ़ा होगा, है ना, उसमें भी केवल सिलेबस की किताब आई होंगी, है ना। तो अब आप मानो कि आपने कभी उस विषय को पढ़ा ही नहीं है ना। तो थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है लेकिन हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, ये सबने लिख लिया। अब हम एक बार ना तारों को एक बार कैटेगराइज करते हैं ना, तारों के एक बार टाइप्स को देखते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। हमें तारा बाहर से लाल रंग का दिखता है, हमें तारा जो है श्वेत रंग का दिखता है, नीले रंग का दिखता है। तो अगर तारा लाल रंग का है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर तारा नीले रंग का है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर तारा सफेद रंग का है तो उसका मतलब क्या है। जैसे सूर्य कैसा दिखता है, पीला कलर का दिखता है, हल्का पीला जैसा दिखता है, व्हाइट के जैसा दिख रहा है ना। एक बार सूरज की तरफ देखो, अपने को कैसा दिखेगा, व्हाइट सा दिखेगा ना, ऐसे नग्न आंखों से हल्का पीला दिखेगा, ठीक है ना। तो कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो लाल रंग के दिखते हैं, कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो हमें कैसे दिखते हैं, नीले रंग के। प्रश्न कैसा आ सकता है, प्रश्न ऐसा आ सकता है कि ब्रह्मांड में या आकाश में देखने पर, आसमान में देखने पर एक तारा नीले रंग का दिखाई देता है, यह किन गुणों को दिखाता है, या ये किस स्थिति को दिखा रहा है, या अब क्या प्रॉपर्टी होगी तारे की, है ना। तो एक बार हम लिखते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर तारों के प्रकार। ठीक है, तो आप एक बार लिखो 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 एक लाइन लिखना, हेडिंग टाइप से ना, भौतिक लक्षणों, भौतिक लक्षणों। भौतिक लक्षण का मतलब क्या क्या हो सकता है, फिजिकल सिम्टम्स के आधार पर। भाई किसी व्यक्ति के सिम्टम, मान लो कि आप मुझे देखते हो, तब मेरे भौतिक लक्षण क्या हो सकते हैं, भाई मेरा वजन कितना होगा, या मेरा आकार कैसा है, लंबाई कितनी है, रंग कैसा है। तो तारे की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या दिखेंगी हमें, या फिजिकल सिम्टम क्या क्या दिखेंगे, कि तारों का आकार कैसा है, तारा छोटा है कि आकार में बहुत बड़ा है। फिर इसके में लिखो रंग, कि किस रंग का दिखता है। फिर चमक, कैसा, बहुत ज्यादा चमकदार है, कम चमकदार है। और एक उसका ताप, और ताप एज इट लिखना जैसा मैं लिख रहा हूं, है ना। भौतिक लक्षणों ब्रैकेट में लिखो आकार, रंग, चमक और ताप, ब्रैकेट बंद कर लो, के अनुसार तारे के प्रकार, के अनुसार तारों के प्रकार। तारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टार्स,
अकॉर्डिंग टू फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स, और कौन कौन से फिजिकल सिम्टम है? एक साइज है, साइज के अलावा कलर है, इसके अलावा ब्राइटनेस है ना, या शाइनिंग कह सकते हो, एंड टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ स्टार, ये लो जी। और सबसे पहले 1 नंबर पर आप तारा लिखो, लाल तारे, रेड स्टार। 1 नंबर पर आप लिखो रेड स्टार। मतलब ऐसे तारे जो कैसे दिखाई देते हैं? लाल रंग के। बताओ, अगर कोई तारा हमें आसमान में लाल रंग का दिख रहा है तो क्या दिखाता है? क्या इसका टेम्परेचर कम होगा या बहुत ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा। वेरी गुड, लिखो इसमें, लिखो इसमें। भाई लाल तारा है तो बहुत ज्यादा तापमान दिखाएगा ना, आप कह रहे हो ना ये। वेरी गुड, लिखो लिखो लिखो, इसका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत कम होता है। इसका पृष्ठ तापमान बहुत ज्यादा। बावड़े, इसका पृष्ठ तापमान अपेक्षाकृत कैसा होता है? अपेक्षाकृत काफी निम्न होता है, निम्न होता है, कम ताप का है, बहुत ज्यादा ताप नहीं होगा। अगर पेपर में आ जाता तो तुम तो बहुत ज्यादा कर आते 1 मिनट में ना, करके आते ना, लेकिन अब नहीं करना है ना। आप लिख दो देयर सरफेस टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर इज रिलेटिवली लो। दूसरा लिखो, सेकंड कौन सा है? लाल के बाद एक है श्वेत तारा, व्हाइट स्टार। व्हाइट स्टार, व्हाइट स्टार, व्हाइट स्टार लिखो। डाउट आपके, अच्छा सर डाउट क्लियर कर दीजिए। न्यूक्लियर फिजन नहीं होता, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। खत्म क्यों नहीं होता है? होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन कह रहा है नहीं खत्म होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन कब खत्म होगा? जब सारा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीलियम में। विस्फोट होगा तारे में, तारा समाप्त। ब्लैक होल में कन्वर्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त हो गया। मैंने कहा ना कि जब कंप्लीट हो गए ना तारे के निर्माण की प्रक्रिया, तब ये समझ में आ जाएगा आपको अपने आप। हाँ जी, उस पर पढ़ेंगे। मैं कॉन्स्टलेशन पढ़ाऊंगा आपको, नक्षत्र क्या होते हैं, अभी आएगा वो, आगे आएंगे सारे। ये ये वाला चैप्टर ना अगले सप्ताह पूरे वीक चलेगा, अगले पूरे सप्ताह चलेगा ना। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे वो सब कंप्लीट करवा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैंने आपको अभी तो कहा था कि मैं सारा पढ़ाऊंगा, बेवकूफ बना के क्लास से नहीं जाऊंगा कभी भी। समझ रहे हो बात को? मैं कह रहा हूं आपको, मैं अभी तारे के निर्माण को अभी निपटा सकता था, 5 मिनट में तारे का निर्माण खत्म, है ना? क्यों लिखवाता बताओ? लेकिन मुझे पता है कि यूपीएससी के पूछने का तरीका क्या है ना। अगर मैं किसी और बैच में पढ़ा रहा होता, यहां तक कि अगर मैं पढ़ा रहा होता बीपीएससी के बैच में, तो मैं इसकी चर्चा नहीं करता। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग पढ़ाता ही नहीं मैं सिर्फ इतना पढ़ाता कि महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर ने दिया, सिर्फ इतना पढ़ा के निकल जाता मैं बीपीएससी के अगर बैच पढ़ा रहा होता तो अभी। लेकिन तुम्हारे बैच का मुझे पता है कि किस किस लेवल पर पूछ सकता है तुमसे, ठीक है ना? चलो श्वेत तारे में लिखो, उच्च पृष्ठ तापमान वाले तारे होते हैं। उच्च पृष्ठ तापमान, उच्च पृष्ठ तापमान वाले तारे होते हैं।
उच्च पृष्ठ तापमान वाले तारे होते हैं, हाई सरफेस टेम्परेचर। ना, स्टार्स ऑफ हाई सरफेस टेम्परेचर। और एक नीले तारे, ब्लू स्टार्स, एक है नीले तारे। ब्लू स्टार्स। लिखा, ब्लू तारे होते हैं, ब्लू पानी भी होता है, गाना भी है एक, आज ब्लू है पानी पानी पानी, है ना। हाँ, दिल खुश हो जाता है तुम्हारा, है ना। तो बताओ नीले तारे कैसे होंगे? जिनका सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो लिखो वेरी हाई, है ना, मतलब अत्यधिक उच्च पृष्ठ तापमान, अत्यधिक उच्च पृष्ठ तापमान, वेरी हाई सरफेस टेम्परेचर। देखा, वेरी गुड। अब आप एक काम करना, ओरिजिन ऑफ स्टार, इसके 3 चरण होते हैं, ऐसे ही बनाना भाई मेरी तरह। इसके 3 चरण होते हैं। एक चरण होता है पहला, जब आदि तारे का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार, आदि तारे का निर्माण। चरण 2, चरण सेकंड, प्रोटोस्टार या आदि तारे से तारे का निर्माण। स्टार फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से, और क्या बन गया है अपना स्टार। पहले चरण में आदि तारा बना, दूसरे चरण में आदि तारे से कौन बन गया? खुद तारा बन गया, पूरा तारा बन गया। और तीसरे चरण में होता है तारे का अंत। चरण का मतलब होता है स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तारे के जीवन का अंतिम चरण। अंतिम चरण, फाइनल स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ स्टार, लाइफ ऑफ स्टार। और इसके अंदर आपको मैं 3 चीज और लिखवा देता हूं। इसके अंदर होता है
लाल दानव तारा, लाल दानव तारा, रेड जाइंट स्टार, लाल दानव तारा बनता है। एक होता है तुम्हारा श्वेत वामन तारे का निर्माण, श्वेत वामन, भाई भाई लिख रहा हूं लिख रहा हूं, एक मिनट मैं लिख देता हूं फिर लिख देंगे इसको ना। फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ड्वार्फ स्टार, और एक तीसरा जो चरण आता है इसमें सुपरनोवा तारे और न्यूट्रॉन तारे का निर्माण, सुपरनोवा तारा। ऊपर करना है क्या? हो गया सभी का? तो चलें, हो गया कंप्लीट सबका? क्लास खत्म करें आज की। तो कल क्लास किसकी होनी है? कल अपनी क्लास होगी लेकिन उसमें क्या पढ़ेंगे हम? करंट अफेयर, ठीक है ना। और एक मिनट प्लीज, 2 मिनट बातें सुन लो। इसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर लेना, ठीक है ना। इसको मैंने चार्ट बनवा दिया ताकि अगली क्लास में फिर अपने को ही लिखवाना नहीं पड़ेगा, फिर अपने सीधे यहां से शुरू कर लेंगे ना। तो अभी समझाएं नहीं, इसको समझेंगे अभी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप में क्या होता है, आधी तारे का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, पूरे तारे का निर्माण होता है। और फिर क्या होता है, आपके तारे के जीवन का अंतिम चरण आता है, जिसके अंदर ये कन्वर्ट होता है तारा किसमें, या तो लाल दानव में, श्वेत वामन में, या सुपरनोवा विस्फोट होता है, या फिर क्या बनता है, न्यूट्रॉन स्टार। और ये न्यूट्रॉन स्टार यूपीएससी ने पूछा था सिविल सर्विस के अंदर। यूपीएससी सिविल सर्विस 2021 या 22 में प्रश्न ये यूपीएससी ने पूछा सिविल सेवा के अंदर। समझे कि नहीं समझे बात को? अब मैं तारे का निर्माण पहले कैसे करवाना चाह रहा था, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, हीलियम में, और फिर जो है वो तारा क्या हो जाएगा, विस्फोट, ब्लैक होल। नहीं समझे बात को? यहां बारीकी निकल कर आएगी, समझे कि नहीं समझे? माइनर माइनर चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चन। व्हाइट ड्वार्फ क्या है ना, रेड जाइंट क्या है, सुपरनोवा विस्फोट कब होता है ना, इसमें चंद्रशेखर लिमिट क्या है, न्यूट्रॉन तारा कैसे बनता है ना। तो ये मतलब न्यूट्रॉन पल्सर क्या कहलाते हैं, पल्सर पूछा गया था, तो ये पल्सर क्या होते हैं। तो अब ये इतनी बारीकी से हम चीजों को पढ़ेंगे कि प्रश्न आप आराम से बना लेंगे, ठीक है ना। किसी भी स्थिति में प्रश्न को बनाने की कंडीशन में आप रहेंगे, ठीक है। तो ये बात है, आगे पढ़ेंगे फिर अपने कल। टाइम कितने बजे आपका? 12 बजे मुझे बोल लेंगे आप, ठीक है, 12 बजे।
तो 12 बजे अपने करेंगे क्लास कल। ठीक है, थैंक यू।